नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़े हैं। जो पिछले की वीडियो है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, आरबीआई इनको कंट्रोल कैसे करता है। दो नए बैंक जिनमें जिनको हम स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक कहते हैं उनके बारे में पढ़े हैं। अब जो हमारा क्लास है वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में है, यानी जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। देखिए, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफआई कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक ना। अब ये होते क्या है, देखिए परिभाषा इसका आप सुन लीजिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो जमा स्वीकार करती हैं तथा ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होती हैं। बात को ध्यान दीजिएगा कि वैसी वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं और ऋण भी प्रदान करती हैं, यानी कि प्रश्न आ सकता है कि एनबीएफआई जमा स्वीकार करता है कि नहीं करता है, ठीक ना। तो ये जमा स्वीकार करती हैं और ऋण भी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ऋण प्रदान करती हैं। तो वैसी वित्तीय कंपनियां जो बैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वैसी बैंकिंग कंपनियां, वैसी वित्तीय कंपनियां जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी जमा स्वीकार करती हैं, ऋण प्रदान करती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब ये भी जमा स्वीकार करती हैं और ये भी ऋण प्रदान करती हैं तो फिर ये बैंक से अलग कैसे है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये बैंक से कैसे अलग है, पहले देखिए भारत में जो बैंकों का रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन से अधिनियम के तहत होता है? वो होता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। मतलब अगर भारत में कोई बैंक खोलना चाहता है और चाहता है कि उसका पंजीकरण कराए तो उसके लिए कौन सा कानून है? उसके लिए कानून है आरबीआई एक्ट 1934। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको एनबीएफआई खोलना है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरह होगा, कंपनी एक्ट 1956। तो एक अंतर ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको बैंक खोलना है तो आपका रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होगा, और अगर आपको एनबीएफआई खोलना है यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खोलना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी की तरह होगा, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक ना। तो ये सबसे बेसिक अंतर है बैंकिंग कंपनियों में और गैर बैंकिंग कंपनियों में। देखिए अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है यानी जो एनबीएफआई है इनके प्रमुख काम क्या क्या होते हैं? तो ऋण उपलब्ध कराना, बीमा कारोबार, यानी अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं उसका बीमा करना, चीट फंड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां एक पत्र होता है, उस पर मान लीजिए 100 रुपया लिखा है तो सरकार आपसे कहेगा कि भाई देखो इसको तुम 95 रुपए में खरीद लो और एक निश्चित समय बाद जब तुम इसको हमें वापस करने आओगे तो हम तुमको 100 रुपया देंगे। तो उन्हीं को प्रतिभूतियां कहते हैं। हम आगे प्रतिभूतियां के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद व्यापार बैंकिंग करता है और एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको लोन प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि एनबीएफआई के प्रमुख काम क्या है? ऋण उपलब्ध कराना, बीमा कारोबार करना, चीट फंड, प्रतिभूतियां, व्यापार बैंकिंग और एमएसएमई को लोन प्रदान करना। हम डिटेल में भी इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बैंकिंग की भूमिका बनाई थी और उसके बाद हम उसको खोल खोल के पढ़ते गए आगे, वैसे इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दो चीज हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि एनबीएफआई का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है, और ये होती क्या है? ऐसी वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं और ऋण प्रदान करती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। और देखिए प्रमुख काम क्या क्या देते हैं हम लोग? ऋण, ऋण उपलब्ध कराना, बीमा कारोबार, चिट फंड, प्रतिभूतियां, व्यापार बैंकिंग और एमएसएमईएस को लोन प्रदान करना, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि एनबीएफआई क्या नहीं कर सकती। देखिए जब हम बैंक और नॉन बैंक के बारे में डिफरेंस समझेंगे
तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाएगा कि बैंक क्या, अरे एनबीएफआई क्या नहीं करते। अब देखिए हम लोग परिभाषा में क्या देखें कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी जमा स्वीकार कर सकती हैं और ऋण प्रदान कर सकती हैं, ठीक ना। तो फिर भाई इनको बैंक में क्या नहीं बोल दे रहे हो, कहा ये नया नाम दे रहे हो परेशान करने के लिए बच्चों को। तो ये जमा स्वीकार तो करेंगे लेकिन मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखिए जमा स्वीकार और मांग जमा स्वीकार में क्या अंतर है। देखिए जमा स्वीकार का मतलब आप पैसा जमा कर दिए वो बैंक के पास चला गया। मांग जमा स्वीकार का मतलब ये होता है कि अगर आप पैसा जमा किए, जैसे आप अपने खाते में 1,000 रुपए जमा किए हैं और अभी आप जमा किए और अभी आपका मन हुआ कि नहीं एटीएम से 500 रुपए निकालेंगे या हम अंगूठा लगा के आधार कार्ड से 500 रुपए निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां आपको ये सुविधा नहीं देती है, यानी आप जमा करने के एक निश्चित टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। ये नहीं कि अभी जमा किए और तुरंत पैसा दा, तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक ना। पैसा आप एक बार जमा कर दिए तो एक निश्चित समय के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो यानी एनबीएफआई मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। जमा स्वीकार और मांग जमा स्वीकार में अंतर बता दिया मैंने आपको। दूसरा काम, ये डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते। हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। देखिए डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, किसी कंपनी अथवा व्यक्ति के नाम पे बनाया जाता है। ये चेक की तरह होता है लेकिन चेक से अलग होता है, ठीक ना। डिमांड ड्राफ्ट आपका उस खाते, अरे उस बैंक में खाता हो या ना हो, आप कैश पेमेंट करिए, ट्रांजेक्शन करिए, आप जितना वैल्यू या जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो एनबीएफआई डिमांड ड्राफ्ट भी जारी नहीं कर सकते। दूसरा, ये चेक भी जारी नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। एनबीएफआई चेक भी जारी नहीं कर सकते। तो अंतर देख रहे हैं आप, बैंक जो होता है वो मांग जमा भी स्वीकार करता है, डिमांड ड्राफ्ट भी जारी करता है और चेक भी जारी करता है। लेकिन जो एनबीएफआई है न ये मांग जमा स्वीकार कर सकता है, न ये डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है और ना ही चेक जारी कर सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक ना। शायद आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि बैंक में और गैर बैंक में क्या अंतर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कई बार प्रश्न आता है कि क्या एनबीएफआई को आरबीआई कंट्रोल करता है। तो हाँ, कंट्रोल करता है। देखिए उसका ना पंजीकरण बस कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है, ठीक ना। उसका जो है पंजीकरण बस कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है। लेकिन कंट्रोल जो होता है ना, जो उसका नियंत्रण बनाया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही होता है। बात को ध्यान दीजिएगा कि पंजीकरण पूछेगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण कैसे होता है, तो वो कंपनी एक्ट 1956 के माध्यम से होता है। कंट्रोल कैसे होता है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से होता है, ठीक ना। तो देखिए इसी में ये लिखा गया है कि एनबीएफआई को पंजीकृत कैसे करना होगा, कंपनी एक्ट 1956 के माध्यम से। आरबीआई एनबीएफआई को निर्देशित कर सकता है, अगर इसका दिमाग खराब हो तो प्रतिबंधित कर सकता है और उसको चलाने के लिए नीति बना सकता है कि एनबीएफआई कैसे चलेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 में ये नियम लिखा गया है कि अगर इसको पंजीकृत करना होगा तो आपको इस नियम के तहत पंजीकृत करना होगा, ठीक ना। और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा ही आरबीआई एनबीएफआई को निर्देशित करता है, प्रतिबंधित करता है और नीति बना सकता है कि भाई आपका संचालन कैसे होगा। उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए तो एनबीएफआई जो होता है, एनबीएफआई को हम दो भागों में बांट के समझते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एनबीएफआई कैसे काम करता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे काम करता है, ठीक ना। तो देखिए जो ऑर्गेनाइज है वो डेवलपमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड है और म्यूचुअल फंड है। और अनऑर्गेनाइज क्या है, चीट फंड है और फाइनेंसिंग कंपनी है। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में देखेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इतना आपने समझ लिया कि एनबीएफआई मतलब वे वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं एनबीएफआई कहलाते हैं, ठीक ना। एनबीएफआई मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, डीडी जारी नहीं कर सकते, चेक जारी नहीं कर सकते। एनबीएफआई को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज एनबीएफआई और एक अनऑर्गेनाइज एनबीएफआई। ऑर्गेनाइज एनबीएफआई में डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड।
अब हम लोग अगले स्लाइड में क्या देखेंगे, डेवलपमेंट बैंक, ठीक ना। डेवलपमेंट बैंक देखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, सब देखेंगे, ठीक ना। तो हम अब डेवलपमेंट बैंक को देखेंगे। तो हम देखेंगे डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट बैंक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको छोटा और ऐसा पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए। डेवलपमेंट बैंक में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करके और कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका इंफॉर्मेशन भी शॉर्ट कर दें, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। देखिए, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। तो डेवलपमेंट बैंक का हिंदी विकास बैंक है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये विकास के लिए काम करता है। किसके विकास के लिए काम करता है? भारत की अर्थव्यवस्था में जो चीजें पीछे रह गई हैं, उनके विकास के लिए काम करता है। ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट बैंक किसके विकास के लिए काम करता है? कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर पीछे रह गए हैं, ये उनके विकास के लिए काम करता है। तो ये डेवलपमेंट करने के लिए 4 सेक्टर में चीजों को बांट दिया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 4 चीजों में बांटकर ये डेवलपमेंट करता है या विकास करता है। पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फिर एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। फिर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करता है, घर बनाने के लिए काम करता है, ठीक ना। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? भारत के अर्थव्यवस्था में जो चीजें पीछे रह गई हैं, उनको आर्थिक सहायता देके उनके विकास के लिए काम करता है। और उनको 4 तरह से सहयोग करता है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, एक एग्रीकल्चर के लिए, एक हाउसिंग के लिए और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे हम। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक है। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ईएक्स का मतलब हो जाएगा एक्सपोर्ट और आईएम का मतलब हो जाएगा इंपोर्ट, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट कौन करता है? एक्जिम बैंक करता है। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्जिम बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1982 में हुआ था। एक्जिम बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई 1982 में हुआ था। और ये क्या करता है? ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट यानी देश से बाहर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक ना, यानी बॉर्डर पार इन्वेस्टमेंट को ये सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है। क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को ये प्रमोट करता है। ये जो 100% मालिकाना हक तो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यानी इसका पूरे तरीके से मालिक कौन है? भारत सरकार है। ध्यान दीजिएगा, एक्जिम बैंक क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट करता है, आयात निर्यात को प्रोजेक्ट करता है, फाइनेंस करता है। जो कंपनी है जो आयात निर्यात कर रही है उसको फाइनेंस करता है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। तो इसमें 4 चीजें जानने लायक है। पहला, इसका स्थापना 1 जुलाई 1982। प्रमोट किसको करता है? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, यानी आयात निर्यात को प्रमोट करता है। 100% मालिकाना हक किसके पास है? भारत सरकार के पास है। यानी ये पूरी तरह से भारत सरकार का एक बैंक है। इसमें किसी और का बैंक मतलब कोई हिस्सेदारी नहीं है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, ठीक ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये हो गया। अब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट भी जोड़ सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड काम करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना। तो नाबार्ड किसके लिए काम करता है? 2 चीज के लिए काम करता है। एक कृषि के लिए काम करता है और एक ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। यानी एक एग्रीकल्चर के लिए काम करता है और एक रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, ठीक ना। नाबार्ड किसके लिए काम करता है? 2 चीज के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982।
अब देखिए इस पर जो मालिकाना हक है वो 99.3% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन 0.7% किसके पास है? आरबीआई के पास है। ध्यान देने वाली बात है ये कि नाबार्ड पर जो मालिकाना हक है वो 99.3% किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और 0.7% किसके पास है? वो आरबीआई के पास है। ठीक ना। अब देखिए नाबार्ड को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ एक चार्ट बनाते हैं। आरबीआई कंट्रोल करता है नाबार्ड को। किसको करता है? नाबार्ड को। ठीक ना। और नाबार्ड किसको कंट्रोल करता है? कोऑपरेटिव बैंक को, और आरआरबी को, यानी रीजनल रूरल बैंकों को। ध्यान दीजिए कि नाबार्ड को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है, और नाबार्ड में 0.7% जो ऑनरशिप है वो आरबीआई के पास ही है। और नाबार्ड किसको कंट्रोल करता है? कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करता है, और आरआरबी को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि नाबार्ड पैसा कहां से लाता है? ठीक ना। नाबार्ड पैसा कहां से लाता है? ठीक ना। तो इसके लिए एक इसके पास एक खाता होता है जिसका नाम क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नाबार्ड को एक फंड मिलता है, इसको बोलते हैं RIFD। ठीक ना। अब जो RIFD है इसमें पैसा कौन देता है? ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो बैंक है उनके ऊपर कुछ लिमिट होता है कि आप इतना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन देंगे। फिलहाल जो लिमिट है वो 40% का है, यानी अगर बैंक 100 रुपये देता है किसी को तो उसमें से 40 रुपये वो किसको देगा? PSL को देगा, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देगा। तो देखिए वे बैंक जो इस 40% की कोटा को पूरा नहीं कर पाते, ध्यान दीजिएगा, जो बैंक कॉमर्शियल बैंक, ठीक ना, जो कॉमर्शियल बैंक इस 40% PSL कोटा को पूरा नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए उनके पास 100 रुपये लोन देना है और वो 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को नहीं दे पाए, तो ये बैंक क्या करते हैं कि ये RIFD में पैसा डालते हैं। ठीक ना, RIFD में पैसा डालते हैं। अब जो ये RIFD है ये किसके अंडर में? ये है नाबार्ड के अंडर में। ठीक ना, ये किसके अंडर में है? नाबार्ड के अंडर में। ठीक ना। तो नाबार्ड यही पैसा लेके अब सर्कुलेट करता है। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, वे कॉमर्शियल बैंक जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कोटा को पूरा नहीं कर पाते हैं वो RIFD यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा जमा करते हैं, और इसी पैसे को लेकर नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड पैसे को रन करवाता है। किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रन करवाता है? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नाबार्ड कहां से पैसा लाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जो अगला बैंक आता है उसको बोलते हैं NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक किसके लिए काम करता है? ये हाउस ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मिले, तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं या जो भी बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, वो जो प्रॉपर्टी डीलर वाला जो काम होता है, तो प्रॉपर्टी बनाते हैं लोग ना, तो जो प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो बैंक से लोन लेते हैं ना, इसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट में जो बैंक से लोन लिया जाता है तो उसके लिए NHB सपोर्ट करता है, क्योंकि रियल एस्टेट वाले जब घर बनाएंगे और उनको कम ब्याज पर पैसा मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि कम पैसे में घर देंगे। ज्यादा ब्याज पे अगर पैसा लेके आएंगे तो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ज्यादा पैसा पर घर देंगे लोगों को। तो NHB क्या करता है? ये हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ध्यान दीजिएगा, NHB फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक ना। इसका स्थापना कब हुआ? 9 जुलाई 1988 को स्थापना कब हुआ? देखिए नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, ये हम बताना भूल गए थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का स्थापना कब हुआ? 9 जुलाई 1988। कब हुआ? 9 जुलाई 1988। और इस पर 100% ऑनरशिप किसके पास है? RBI के पास है। नेशनल हाउसिंग बैंक किसके लिए काम करता है? हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करता है,
स्थापना 9 जुलाई 1988 और 100% जो ऑनरशिप है किसके पास है, आरबीआई के पास है। अब देखिए यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। देखिए जो बैंक या एनबीएफआई ना, यानी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं, ठीक ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं, उनको एनएचबी क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है, उनको एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक सपोर्ट करता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम एक एनएचबी का क्या है, जो अक्सर पूछता रहता है कि एनएचबी रेसिडेक्स इंडेक्स जारी करता है, रेसिडेक्स इंडेक्स जारी करता है। अब ये रेसिडेक्स इंडेक्स क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट में जो महंगाई है उसकी स्थिति को रेसिडेक्स इंडेक्स द्वारा बताया जाता है, यानी जो हाउसिंग सेक्टर में महंगाई है या रियल एस्टेट में जो महंगाई है उसको बताने के लिए एनएचबी द्वारा रेसिडेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगला जो बैंक है वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। मतलब ये स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं उनको प्रमोट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक ना। अब इसके पास भी एक फंड होता है, एसईडीएफ यानी स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड। अब ये एसईडीएफ क्या होता है, इसमें पैसा कौन जमा करता है और सीडबी उससे काम कैसे लेता है। देखिए सीडबी के पास कौन सा फंड होता है, एसईडीएफ यानी स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड, ठीक ना। तो देखिए जो फॉरेन बैंक जिनका शाखा 20 से कम है, ध्यान दीजिएगा, वे फॉरेन बैंक जिनका शाखा 20 से कम है और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में निर्धारित कोटा तक लोन नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, वो एसईडीएफ को फंड देते हैं, फॉरेन बैंक, ठीक ना। वे विदेशी बैंक जिनका शाखा भारत में 20 से कम है और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के कोटा को पूरा नहीं करते हैं, वो एससीडीएफ को लोन देते हैं और एससीडीएफ यहीं से पैसा लेके किसको लोन देता है, मतलब एससीडीएफ किसके अंदर में है, सीडबी के अंदर में है ना। तो सीडबी यहीं से पैसा उठाता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है। तो सीडबी के बारे में क्या जानना है कि स्थापना 1990, मुख्यालय इसका लखनऊ, और ये स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड से पैसा लेके और उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण चीज जाने, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और दूसरा डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ठीक ना। डेवलपमेंट बैंक बहुत अच्छे से समझने की हम कोशिश किए हैं, अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसी को आगे करेंगे और पढ़ेंगे।